हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में। तो मेरे प्यारे बच्चे जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि प्यारे बच्चों, मैंने इससे पहले प्रकाश के परावर्तन में बहुत सारे टॉपिक्स दे दिए हैं, आपको वीडियो में मिल जाएंगे बच्चों। और क्लास टेंथ के जितने भी बच्चे आज ये साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, साइंस पढ़ रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे जाकर वीडियो को देख लेंगे। और भी जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लास टेंथ के लिए स्पेशल होने वाला है, ठीक है। क्लास टेंथ के लिए स्पेशली ये बैच होने वाला है आज का। तो प्यारे बच्चों, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। मैंने प्रकाश के परावर्तन से संबंधित सारे टॉपिक्स को एक एक करके सुदृढ़ तरीका से बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से सारे टॉपिक्स दे दिए हैं बच्चों। और उसके बाद इसमें मेरे प्यारे जितने भी बच्चे हैं उन लोगों का एक रिक्वेस्ट था कि सर इसको जल्दी से क्लियर करवा दिया जाए, ठीक है, ताकि इसे हमें जानने की जिज्ञासा हमेशा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि इसको पहले दे दिया जाए, ठीक है। और मैंने इसको सोचा था कि बाद में इसको प्रॉपर तरीका से दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले अवतल तथा उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि एफ बराबर यानी कि फोकस दूरी बराबर जो है त्रिज्या त्रिज्या फोकस दूरी त्रिज्या की ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। यानी चलिए सबसे पहले हम लोग उत्तल दर्पण में ये अवतल तथा उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है ये टॉपिक्स, ठीक है। यानी कि एफ बराबर बच्चों r/2। क्लियर है। चलिए सारे बच्चों को अच्छे तरह से समझ में आएगा, बिल्कुल फाड़ू तरीका से इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। जैसे कभी आप लोग इसको कंफ्यूजन में आज तक जी रहे होंगे, लेकिन आज उस कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सिद्ध करेंगे बच्चों अवतल दर्पण में सबसे पहले हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में, ठीक है। अवतल दर्पण में सबसे पहले हम लोग सिद्ध करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए एक प्यारा सा सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना। एक प्यारा सा ऐसे हम क्या बना लेते हैं बच्चों, एक फिगर बना लेते हैं ऐसे। तो किस दर्पण का? तो अवतल दर्पण का। क्लियर है ना। चलिए, तो आप लोग को पता होगा पहले से कि इस दर्पण को एक तरफ से रचित कर दिया गया रहता है प्यारे बच्चों, कि इस तरह से इसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण के बारे में पहले मैंने आपको बता दिया है बच्चों कि इसे जो है प्रवर्तक सतह धसी हुई रहती है और केंद्र की ओर उसकी ये परावर्तक सतह रहती है, ठीक है। यानी इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, एक प्यारा सा ले लेते हैं, क्या? मुख्य अक्ष। एक प्यारा सा मुख्य अक्ष हम इसमें ले लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। जिसे इस प्रकार से हमने खींच दिया, ठीक है। एक मुख्य अक्ष जो है इस प्रकार से हमने ले लिया, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले जानते होंगे यदि मिरर को हम दर्पण को मिरर कहते हैं तो इसे डैश द्वारा हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आप लोग एक चीज और जानते होंगे बच्चों कि यहाँ पे जो है इसमें चित्र बनाने के लिए या फिर प्रकाश का परावर्तन दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो दर्पण से ये मुख्य अक्ष जो है इसके समानांतर एक किरण ले लेते हैं, ठीक है। कैसे एक किरण लेने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से मैंने एक किरण ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया? किरण ले लिया। यहाँ पे हम बना देते हैं बच्चों, यहाँ मान लीजिए कि दर्पण का क्या है, तो केंद्र है, गोलीय दर्पण का केंद्र है, जो कि इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा मेरे बच्चों। इसलिए इसे किससे? C से सूचित करते हैं प्यारे बच्चों। और इसके आधी होती है, यही तो हमें सिद्ध करना है कि आधी होती है, ठीक है। तो यदि आधी होती है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, F हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से सबसे पहले इस किरण को हम लोग इस तरह एरो से दर्शा देते हैं, और यहाँ जहाँ जाकर मिल रही है, चलिए इस किरण का नाम दे देते हैं A, और यहाँ पे नाम दे देते हैं, चलिए ऊपर लिख देते हैं B हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। यानी कि AB किरण आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर लौटती है बच्चों, कहाँ से होकर लौटती है, देखना ध्यान से। इसके लिए हमको करना पड़ेगा ये कि आप कहिएगा सर हम तो पहले ये चीज़ जान चुके हैं
कि ये जो है सर आपको ये फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है, यानी कि एक चीज आप लोग को हमेशा याद रखना होगा बच्चों कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें दर्पण से टकराने के बाद में मुख्य अक्ष पर उपस्थित जो F होता है, जिसको मुख्य फोकस या केवल फोकस भी कहते हैं बच्चों, वहां से होकर गुजर जाती है। क्लियर है ना? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। तो इसे C कह देते हैं और C, इसे हम क्या कहेंगे? C कहेंगे। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक अभिलंब खींच देते हैं। क्या करेंगे? एक अभिलंब खींच देते हैं बच्चों। ठीक है, एक क्या करते हैं ना कि अभिलंब खींच देते हैं। क्लियर है? ऐसे अगर हम लोग अभिलंब खींच देते हैं तो अभिलंब का क्या C से आकर मिल रहा है ना, पता है? इसके लिए बिंदु हमें नहीं लेना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अभिलंब ले लिए ना C, और हम अभिलंब को BC भी अब बोल सकते हैं या फिर C भी बोल सकते हैं बच्चों। क्लियर है? एक एक करके पॉइंटली आप लोग समझेंगे बच्चों। और यहाँ इसको ध्रुव कहते हैं, आपको मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, और कोई पॉइंट बाकी है क्या? और भी कोई पॉइंट बाकी है बच्चों? कोई भी पॉइंट बाकी नहीं है। चलिए पूरा का पूरा हम लोग पॉइंट सबसे पहले ले लिए हैं। अब चलिए क्या हम इसे, ये आपतन कोण है, इसे हम I द्वारा दर्शा सकते हैं क्या बच्चों? I द्वारा दर्शा सकते हैं ना। और ये क्या है बच्चों? परावर्तन कोण है। क्या इसे हम लोग R द्वारा दर्शा सकते हैं? दर्शा सकते हैं क्या बच्चों? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लिखेंगे सबसे पहले जितनी भी हम लोग ये मानने वाली तत्व एलिमेंट्स हम लोग जो माने हैं उसे क्या करेंगे, हमें लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि एम डैश, ठीक है, एम डैश एक अवतल दर्पण है। बच्चे बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। आज मैंने इसको एग्जाम की दृष्टि से बताना स्टार्ट किया है, बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको रोक करके रखा था बच्चों कि स्पेशली इसको बताया जाएगा आपको। ठीक है चलिए आगे देखा जाए। चलिए बच्चों एक बार मुस्कुराते हुए आप इसको सॉल्व कीजिएगा, अपने से बार बार कॉपी में लिखिएगा, क्लियर हो जाएंगे बच्चों। इसमें किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं माना कि एम डैश एक क्या है, एक अवतल दर्पण है। क्या है? एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ठीक है बच्चों, हम ऐसे मान सकते हैं। चलिए इसको हम एक तरह से ऐसे कर देते हैं सारे बच्चों को कि ये ना लगे कि ये अलग। चलिए ऐसे, क्लियर, इसको एक तरफ हम क्लियर कर दिए ना। ठीक है, चलिए अवतल दर्पण, ताकि ये ना लगे कि ये लिखा हुआ चित्र में का कोई एलिमेंट्स है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अवतल दर्पण है, ठीक है। अब अवतल दर्पण अगर है तो जिसका ध्रुव क्या है बच्चे, एक चीज और याद रखना कि दर्पण की कोई भी दूरियां कहां से मापी जाती है? कहां से मापी जाती है बच्चों? तो दर्पण की कोई भी दूरियां आपको P से, यानी कि ध्रुव से मापी जाती है, पोल से मापी जाती है। ठीक है, इसको पोल कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक, तो माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है। क्लियर है? अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, हम यहां लिखेंगे जिसका चलिए और शॉर्ट करके लिखते हैं। ठीक है, जिसका ध्रुव, ठीक है, ध्रुव P है। क्या है बच्चों? P है। जिसका ध्रुव क्या है? P है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े, लिखेंगे तथा वक्रता केंद्र। तथा वक्रता केंद्र क्या है? तथा वक्रता केंद्र क्या है बच्चों? वक्रता केंद्र क्या है? तो C है। क्लियर? मैंने बच्चों ये सारी चीजें आपको बता दी है पहले। ठीक है, आज बिल्कुल भी आप लोग मत पूछिएगा बच्चों कि आखिर सर वक्रता केंद्र क्या है। अगर किन्हीं बच्चों को ये मालूम नहीं होगा, नए नए वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप जा करके इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर 3 में मैंने ये सारी टॉपिक्स दे दिया है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र क्या है बच्चों? C है। वक्रता केंद्र क्या है बच्चों? C है। क्लियर? C है। और AB फिर कह रहा है कि AB एक किरण है। AB क्या है बच्चों? AB एक आपतित किरण है। AB एक किरण तो है पर आपतित किरण है। आपतित किरण है। ठीक है, AB क्या है? एक आपतित किरण है जो क्या करती है, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, जो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर
समांतर किससे होकर टकराती है? किससे होकर टकराती है बच्चों? समांतर पीसी के समांतर तथा समांतर ये आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर जानते हैं कहाँ से टकराती है? प्रधान अक्ष के समांतर, ये मान लीजिए यहाँ आती समांतर और निकट। चलिए समांतर प्रधान अक्ष के समांतर और क्या है बच्चों? और निकट है। और क्या है? निकट है। निकट इसलिए लिख रहे हैं ना बच्चों कि आगे इसकी देखना आवश्यकता कैसे है। ठीक है, निकट है बच्चों। ठीक है, ऐसे लिख दिए है ना। अब हम लिखेंगे कि परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। कहाँ से होकर निकल जाती है बच्चों? मुख्य फोकस से होकर। देखना बच्चों, यहाँ से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है, से होकर निकलती है। कहाँ से होकर निकलती है प्यारे बच्चों? मुख्य फोकस से होकर निकलती है। क्लियर है? मुख्य फोकस से होकर निकलती है। और साथ ही जानते हैं क्या होता है? सी और बी को हम लोग मिला दिए हैं। साथ ही लिख सकते हैं, साथ ही सी बी ऐसे लिख सकते हैं। सी बी को मिला देते हैं। सी बी को मिला देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? मिला देते हैं। ठीक है ना, देखना जरा, सी और बी को मिला दिया है ना, जो कि ये कोण के लिए अभिलंब हो गया है। ये दर्पण के लिए अभिलंब है। क्लियर? दर्पण के लिए क्या बच्चों? अभिलंब है। क्लियर है? सी अभिलंब ही तो होता है। सी ऐसे जो केंद्र होता है ना, सी से अगर कोई भी सतह पर मिला दिया जाता है उसके लिए क्या बनता है बच्चों? अभिलंब ही तो बनता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम इसमें लिख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले जिससे अस्पष्ट है। ठीक है, अस्पष्ट है कि, अब लिखेंगे अस्पष्ट है। तो क्या अस्पष्ट है बच्चों? यानी कि कोण सबसे पहले आपतन कोण लिखेंगे, परावर्तन कोण लिखेंगे, फोकस दूरी लिखेंगे और वक्रता ये त्रिज्या लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कोण। आपतन कोण का नाम क्या होने वाला है? ABC। कोण ABC बराबर आपतन कोण। ठीक है ना, कोण ABC क्या होने वाला है बच्चों? आपतन कोण होने वाला है। ठीक, आपतन कोण क्या बराबर I भी लिख सकते हैं क्या? कोण I, ऐसे लिखेंगे, क्या बराबर में कोण I भी लिख सकते हैं क्या? कोण I है ना। चलिए लिख दिए कोण I। अब उसके बाद लिखेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, कौन है परावर्तन कोण जी? चलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं परावर्तन कोण के लिए CBF ले लेते हैं। CBF यानी कि इसके लिए। ठीक है, तो कोण CBF बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये कैपिटल लेंगे, कैपिटल है ना F। क्लियर? CBF बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? CBF बराबर हो जाएगा, आपको ये आपतन था, ये हो जाएगा परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण, और बराबर में ये I लिखे थे, इसको R लिख सकते हैं ना। क्लियर है? R लिख सकते हैं बच्चों। अब चलिए हम लिखते हैं कि अब माना कि फोकस दूरी। ठीक है, अब लिख सकते हैं, अब माना कि फोकस दूरी क्या है बच्चों? फोकस दूरी क्या है? तो सबसे पहले हम लोग फोकस दूरी PF है ना, PF। देखना यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? यानी ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? ये PF है ना बच्चों, तो PF है। और बराबर में फोकस दूरी को हम क्या लिख सकते हैं? तो बच्चों हम R लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। छोटा F से इसको दर्शाते हैं, छोटा F से। क्लियर है? छोटा F से इसको हम दर्शा देते हैं ऐसे। क्लियर है? चलिए, तो इतना सारी चीजें अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या आपको अनुमान लग रहा है कितना नंबर में सवाल होना चाहिए? कितना नंबर में? तो बच्चों ये सवाल आपको 5 नंबर में पूछे जाते हैं, और 5 नंबर देख लीजिए कितना महंगा पड़ता है सारे स्टूडेंट्स के लिए। चलिए आगे देखते हैं। PF क्लियर हो गया ना? बच्चों। उसके बाद लिखेंगे वक्रता त्रिज्या, तथा लास्ट पॉइंट लिखेंगे तथा वक्रता त्रिज्या। ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या क्या होना चाहिए बच्चों?
वक्रता त्रिज्या देखिए तो क्या होना चाहिए। चलिए ये जो है गोला, ये गोला है, गोलीय दर्पण का भाग है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गोला में हम क्या कहते हैं बच्चों, त्रिज्या कहते हैं। तो यही गोला का ये सी होता है और ये पी बन जाता है, तो ये वक्रता त्रिज्या क्या होनी चाहिए, पी से सी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या हम कह सकते हैं। क्लियर है। चलिए यानी वक्रता त्रिज्या हम लोग पीसी कह सकते हैं। क्या, पीसी, वक्रता त्रिज्या बराबर पीसी, अर्थात वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स पड़ा है आपके कंप्लेन करने के लिए, कंप्लेन लगा देना कि हाँ सर यहाँ से दिक्कत था हमको। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमें ये पूर्ण विश्वास है। क्लियर। चलिए जी ठीक है, आगे बढ़े। चलिए इतना सारा चीज लिखने के बाद ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, अब हम क्या लिखेंगे ना कि सिद्ध हमें क्या करना है, और सिद्ध जो करना है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक सारे बच्चे हमें विश्वास है कि नोट कर लिए होंगे। जितने बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमसे ये एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, ये फार्मूला हमसे एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए ना, वे लोग तो नोट कर चुके होंगे। और जो भी बच्चे, चलिए हट जाते हैं एक बार थोड़ा सा, ताकि सारे बच्चे यहीं पे वीडियो को पॉज कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट करके सारे बच्चे नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए प्यारे से सवाल को अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रमाण के साथ में। ठीक है, इतना भाषा अगर आप लोग लिख देते हैं बच्चों, नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इतना भाषा अगर आप लोग लिख देते हैं, नंबर बिल्कुल आपका नहीं कटेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये सवाल रहने दिया जाए और यहाँ से हम क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा बोर्ड को, और फिर आगे आगे क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं ना। अब हम लिखेंगे बच्चों, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, तो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ जो सवाल में दिया गया है F बराबर R/2 है ना, हमें यही तो सिद्ध करना है, F बराबर R/2। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसके बाद हम लिखेंगे प्रमाण, कि इसमें क्या क्या प्रमाण है, क्या क्या प्रमाण इसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। प्रमाण में बच्चों हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, तो प्रमाण में हम लिखेंगे सबसे पहला प्रमाण कि आपतन, ये परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, के नियम, सॉरी परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, अर्थात हम लिख सकते हैं कोण I बराबर कोण R, है ना। जैसे हम लिखेंगे कोण I बराबर कोण R, तो आपको पता है कि कोण I को हम लिख सकते हैं ABC, यानी कि कोण ABC, और बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ABC के बराबर क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा बराबर इसके, उसके बाद CBF हो जाएगा। क्या, CBF। क्लियर, CB, कोण CBF, क्लियर है, कोण CBF हो जाएगा। चलिए इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 1। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए थोड़ा सा इसको और शॉर्ट कर दे क्या, चलिए इसको और हम शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से बच्चों आपको ये चीज़ तो मालूम होगा कि ये वाला कोण के बराबर, यानी I बराबर R होता है ना, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं नियम से कोण ABC, ABC बराबर हो जाएगा कोण CBF, CBF, इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 1। क्लियर हो गया, थोड़ा सा शॉर्ट भी हो गया, काम भी बनेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद अगर हम लोग देखना चाहें तो हम लोग पहले देखें ना कि AB किसके समानांतर है, PC के समानांतर है, क्योंकि PC जो है मुख्य अक्ष है और ये AB क्या है, तो ये किरण है, आपतित किरण है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर यदि हम लोग किरण को खींचते हैं, तो हमें तो ये पहले से मालूम है बच्चों कि ये दोनों अपने आप में क्या है, समानांतर है। ठीक है, क्या है, समानांतर है। ठीक, चलिए तो अब हम क्या लिख सकते हैं, AB समानांतर, हम लिख सकते हैं बच्चों कि AB समानांतर,
ए बी समानांतर है किसके, सी पी के। ए बी यहाँ है और सी पी यहाँ है, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए ए बी समानांतर है सी पी के, ठीक है, और सी बी उससे मिलती है। सी बी इसको मिला रही है क्या, चलिए सी बी इसको मिला रही है, जो कि तिर्यक रेखा का रूप है। तथा दोनों को मिलाने वाली रेखा, दोनों को मिलाने वाली रेखा कौन है बच्चों, तो BC है, ठीक है, कौन है, BC है, क्लियर है। दोनों को कौन मिला रही है, BC मिला रही है, जो कि तिर्यक रेखा के, आप जो है ना ये रेखाओं के कोण और रेखा में पढ़े होंगे मैथ में, ठीक है, कि इस तरह से जो मिलाती है रेखा उसको तिर्यक रेखा कहते हैं। और ये एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, और ये भी एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। आप लोग पढ़ लिए होंगे बच्चों, और जो नहीं पढ़े होंगे जाकर अपने प्लेलिस्ट में मैथ में देख करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ए बी समानांतर क्या है, सी पी, तथा दोनों को मिलाने वाली रेखा कौन है, तो BC है, क्लियर। आगे बढ़ जाए बच्चों, चलिए बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि कोण ABC, ए बी और सी, कोण ABC, ध्यान से देखेंगे। अब कह रहा है कोण ABC, ठीक है, कोण ABC यदि ये दोनों आपस में मिला रही है बच्चों, और यहाँ ये समानांतर है, तो ये क्या हो जाएंगे, कोण ABC, यानी कि I बराबर क्या हो जाएंगे बच्चों, ये कोण ABC बराबर हो जाएंगे। देखिए इसके तिर्यक कोण बन रहा है, ये उसके तिर्यक कोण बन रहा है ना, ये बन रहा है ना बच्चों, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं, इसलिए ये हो जाएंगे कोण ABC बराबर कोण BCF, यानी कि BCF, ठीक है, कोण BCF, ठीक है, यानी कि इस कोण के बराबर हो जाएंगे ये कोण। कैसे बच्चों, हम लिख सकते हैं एकांतर कोण से, केवल एकांतर कोण भी लिख सकते हैं, पता चल जाएगा, ठीक है। एकांतर कोण के कारण भी लिख सकते हैं, ठीक है, अर्थात यदि यह कोण बराबर हो जाता है, ठीक है, तो ये कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो यानी कि दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और किसी त्रिभुज में, यानी कि ये इस प्रकार से बन रहे हैं बच्चों, इस प्रकार से बन रहे हैं, ठीक है, और ये कोण के बराबर हो रहे हैं। तो चलिए, इसके सम्मुख भुजा कौन है, ये है, और इसके सम्मुख भुजा कौन है, ये है, यानी कि दोनों भुजा भी, आप लोग त्रिभुज में पढ़े होंगे कि बराबर कोण के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए, यानी कि इसके सम्मुख भुजा को अगर बराबर कर दिया जाए तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों, ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, अर्थात त्रिभुज BCF, अर्थात त्रिभुज BC और F, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं अर्थात त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, लिख सकते हैं बनेगा, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है, बन जाएगा, क्लियर। अब जब यदि यह समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा बच्चों, तो उसके बाद क्या हो जाएगा ना कि ये दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बनेगा। इसलिए इन दोनों भुजा को हम बराबर कर देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, BF बराबर FC हो जाएगा, BF बराबर FC, ठीक है, इसलिए BF बराबर FC हो जाएंगे, क्लियर। धीरे धीरे बच्चों ध्यान से समझना, हड़बड़ा कर कोई काम नहीं करना चाहिए, हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे और बिल्कुल शांतिपूर्वक देखेंगे। BF बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, CF, यानी कि ये भुजा के बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। अब हम कहेंगे कि यहाँ B जो है C के बहुत क्या है, करीब है। B जो है ना बिंदु P के बहुत ही करीब है, इसलिए BF PF के बराबर हो जाएंगे। ये बहुत ही करीब है, इसके बहुत ही करीब है, इसलिए BF, ये दोनों आपस में बराबर मान लिए जाएंगे बच्चों। हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, ये P जो है ना B के बहुत करीब है, B P के बहुत करीब है, P के बहुत करीब है, बहुत करीब है बच्चों,
करीब है, ठीक है। बी जो है ना पी के बहुत करीब है, इसलिए इसे और इसे दोनों को लगभग बराबर माना जाएगा बच्चों, दोनों को लगभग बराबर माना जाएगा, ठीक है, करीब है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि पी एफ बराबर बी एफ हो जाएगा। बहुत करीब है तो बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, हमें पूर्ण विश्वास है, ठीक। चलिए ये दोनों करीब है, आपस में दोनों बिंदु बहुत ही करीब है, इसलिए इस भुजा के बराबर ये भुजा हो जाएंगे पक्का, ठीक, जो कि यहाँ पे लिख दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बच्चों। अब समीकरण मैंने ये वाला एक माने थे, क्या एक माने थे, और फिर दूसरा समीकरण किसको माने थे, एक माने थे, ये वाला हो गया था समीकरण नंबर एक, और ए बी सी और बी सी एफ, ए बी सी और बी सी एफ, ए बी सी और बी सी एफ। चलिए इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है, ए बी सी और बी सी एफ को समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। और ये वाला जो भुजा माने थे यहाँ पे, ये था समीकरण नंबर, चलिए इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 3। क्लियर? समीकरण नंबर 3 है। क्लियर? चलिए अब जो है यहाँ बी एफ बराबर पी एफ, इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 4, ठीक। चलिए सारे जितने भी एलिमेंट्स मिले हैं, सब एलिमेंट्स को हम लोग देख करके अगर मिक्स करना चाहे तो मिक्स करके अब हम कह सकते हैं बच्चों कि समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से चलिए देखते हैं 3 और 4 आखिर है क्या। तो 3 यहाँ पे है, बी एफ और एफ सी है, ठीक है, यानी कि 3, और चौथा कहाँ है, तो यहाँ है, ठीक है। अगर दोनों ही मायने में अगर देखा जाए तो क्या क्या बच्चों बी एफ और एफ सी है, बी एफ और एफ सी है, ठीक है, यानी हमको क्या करना है कि इसके बराबर इसको दिखा देना है, यानी कि सी एफ के बराबर एफ पी को दिखा देना है। चलिए दोनों में देखा जाए, यानी सी एफ कहाँ है, एफ सी कहाँ है, एफ सी यहाँ है, ठीक है, एफ सी बच्चों यहाँ है, ध्यान से देखना, एफ सी यहाँ है, ठीक है। आगे देखा जाए क्या पी एफ मिल रहा है, क्या इसमें पी एफ यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं बच्चों कि पी एफ सी, ठीक है, एफ सी बराबर यहाँ पे हम पी एफ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, पी एफ लिख सकते हैं। क्लियर? एफ सी बराबर पी एफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इतना लिखेंगे, दोनों को हम जैसे ही कहेंगे बराबर है, एफ सी लिख सकते हैं बच्चों। जैसे ही एफ सी लिखेंगे यानी जानते हैं क्या होता है, ए पी एफ बराबर एफ सी, पी एफ। चलिए एक चीज और थोड़ा सा इसमें डीपली बताना होगा, ठीक है, इसलिए हम पहले पी एफ लिखते हैं, पी एफ और बराबर एफ सी, ठीक है, इस तरह से। तो ध्यान देना बच्चों एक चीज अगर यहाँ पे एक रेखा है ऐसे, ठीक है, एक रेखा है और यहाँ पे P है और यहाँ पे क्या है, F है, और यहाँ पे क्या है, चलिए P इधर है ना, P इधर है, P हो गया, F हो गया, अगर यहाँ पे C है तो यदि ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है, ध्यान से देखना, दोनों अगर बराबर है बच्चों, अगर दिखाई दे रहा है ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा बच्चों, तो चलिए यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ C है, एक रेखा यहाँ हुआ, ये हो गया P, और बीच में क्या है, F है, ठीक है, F है, ठीक है ना। तो यहाँ अगर हम लिखते हैं CF बराबर FP, CF बराबर CF बराबर FP, ठीक है, CF बराबर FP, यानी PF बराबर FC अगर लिखते हैं तो ये F क्या हो जाता है, दोनों का मध्य बिंदु हो जाता है ना, दोनों का मध्य बिंदु हो जाता है बच्चों। तो हम यहाँ पे ये चीज कह सकते हैं ना कि ये क्या है कि अर्थात बिंदु F हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अर्थात बिंदु F, ठीक है, बिंदु F क्या होने वाला है बच्चों, बिंदु F क्या होने वाला है कि PC का मध्य बिंदु, बिंदु F जो है ना PC का मध्य बिंदु होने वाला है, बिंदु F PC का मध्य बिंदु है, ठीक है, PC का मध्य बिंदु है। क्लियर? PC का क्या है, मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो अब हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, अब हम लिख सकते हैं कि इसलिए
इसलिए पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ बराबर, देखिए ये पी एफ है ना, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पूरा पी सी बटा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, हम लिख सकते हैं पी एफ बराबर, यानी इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे रेखा में 2 से भाग दे देंगे, पी एफ निकल जाएगा। ठीक है पूरा का 2 भाग में बांट देंगे, पूरा रेखा को 2 भाग में बांट देंगे, क्या निकल जाएगा, पी एफ, इसीलिए तो लिखे हैं पी सी बटा 2। क्लियर है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे अगर मान रखते हैं बच्चों, अब हम यहाँ पे मान रखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब यदि हम यहाँ पे मान रखेंगे तो पी एफ का मान कितना है, पी एफ का मान कितना है, तो पी एफ को हम कहते हैं, क्या जानते हैं, पी एफ को हम एफ कहते हैं, यानी फोकस दूरी तो है, और पी एफ यानी कि एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया एफ, और पी सी क्या है, पी सी क्या है, वक्रता केंद्र है, यानी कि आर है। क्लियर, आर है, और ये 2 जो है 2 है। ठीक है, इसी को तो सिद्ध करना था। पी एफ का वैल्यू एफ है, यानी पी एफ को हम कहते हैं फोकस दूरी, जो कि यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है वक्रता त्रिज्या, जो कि यहाँ पे पीसी बराबर हो गया वक्रता त्रिज्या, मान रख दिए बच्चों, केवल मान पुट कर दिए, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, और जितने भी बच्चों को, प्यारे बच्चों को, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चे प्लीज़ लाइक और कमेंट तो करना, साथ ही साथ कोई बच्चा अगर नया देख रहा हो तो अपनी सफलता के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, और अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में आखिर इसका सिद्धिकरण कैसे होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे, ये पॉज करके वीडियो को रोक करके और इसे नोट कर लेंगे। जिन बच्चों को कोशिश करेंगे कि हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसके बाद नोट कर लेते हैं, तो उसके लिए भी बच्चे आप आज़ाद हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में बच्चों। ठीक है, अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण में। सवाल आप लोग पहले लिख लिए ना कि उत्तल दर्पण में, ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है। जानते हैं क्या सिद्ध करना है, आप लोग पहले से पूर्व परिचित है, इसलिए F बराबर R/2 सिद्ध करना है। क्लियर, क्या सिद्ध करना है, F बराबर R/2। ठीक है, R/2 सिद्ध करना है हमें। ठीक है ना, तो इसके लिए भी बच्चों हम क्या करेंगे कि एक सुंदर सा फिगर बना लेंगे बच्चों। ठीक है, एक सुंदर सा ऐसे फिगर एक बना देंगे। ठीक है, और जैसे ही फिगर बनाएंगे इसका भी हमें प्रधान अक्ष लेना पड़ेगा। ठीक है, एक सीधी सी एक प्रधान अक्ष इसके लिए हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, एक प्रधान अक्ष इसके लिए ले लेना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, ऐसे, तो जैसे हम प्रधान अक्ष लेंगे, चलिए इसको कह देते हैं कि ये O है। ठीक है ना, O है, और हम फिर इसको तो P मानेंगे ही क्योंकि ध्रुव है। तो उत्तल दर्पण को एक और चीज़ की इधर से हम लोग क्या करते हैं, रजतीत करते हैं। क्या करते हैं, रजतीत कर देते हैं, यानी कि पेंटेड कर देते हैं। क्लियर हो गया ना, पेंटेड। अब उसके बाद इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा इधर। ठीक है, क्योंकि इधर केंद्र जो है उत्तल दर्पण में कहाँ होता है, तो अंदर होता है। ठीक है, केंद्र कहाँ होता है, अंदर की ओर होता है उत्तल दर्पण में। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब यहाँ पे इसको अगर कह दिया जाए बच्चों, इसको अगर कह दिया जाए कि C है, तो F कहाँ होता है, बिल्कुल आधा में होता है F। क्लियर, बिल्कुल आधा में होता है F। फिर यहाँ से हम करेंगे एक चीज़ कि हम इसको एक और फिर किरण ले लेते हैं, आपतित किरण ले लेते हैं। क्लियर है, आपतित किरण जैसे लेंगे बच्चों, यहाँ पे ये मुख्य अक्ष के समानांतर तो होता ही है, लेकिन फोकस से निकलता हुआ ये प्रतीत होता है, वास्तव में निकलता नहीं है बच्चों, प्रतीत होता है, और जो प्रतीत होता है उसको टूटी हुई रेखा से हम लोग इस प्रकार दर्शा देते हैं। क्लियर, टूटी हुई रेखा से दर्शा देते हैं। क्लियर है, चलिए अब इसमें सारे पॉइंट्स का नामकरण करेंगे। रेखा को हम लोग AB मानते थे, तो AB कह देते हैं। क्लियर,
यहाँ से एक रेखा जो है बाहर की तरफ निकल रहा है, यहाँ से आती हुई प्रतीत होता है। कहाँ से? एफ से। चलिए इसका हम लोग क्या ले लेंगे? लंब ले लेंगे, यानी अभिलंब। ठीक है, अभिलंब को किससे? तो सी से मिला देंगे बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ला करके इसे सी से मिला देते हैं, जो कि अभिलंब है। जो अभिलंब कहाँ से मिलता है? सी से मिलता है। ठीक है, ऐसे मिला दिए। थोड़ा सा और भी इसको बढ़ा सकते हैं आगे, क्या? चलिए बढ़ा दिए थोड़ा सा और आगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको नामकरण दे देते हैं लेंस का भी। एम डैश कहते हैं लेंस को। क्या कहते हैं बच्चों? एम डैश कहते हैं। ठीक है, चलिए ओ हो गया, पी हो गया, एफ सी है, ए बी हो गया, क्लियर, एम डैश हो गया, क्लियर ना। चलिए जो रेखा इधर निकल कर जा रहा है, किरण जो जा रहा है, उसको क्या कह देते हैं? डी है। ठीक है, डी मान लेते हैं उसको। चलिए इसको एन मान लेते हैं, जो कि नॉर्मल है। ये अभिलंब को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? नॉर्मल कहते हैं ना, इसलिए इसे एन मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद फिर इसमें सॉल्व करेंगे सारी चीज़ों को। जैसे मैंने इससे पहले वाले दर्पण में लिखवाया था बच्चों, जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं उसको हम लोग मान लेंगे। जैसे उसमें हम क्या लिखवाए थे? माना एम डैश एक दर्पण है जिसमें मुख्य अक्ष के समानांतर एक आती हुई ए बी किरण है, और जैसे ए बी किरण आती है और परावर्तन के बाद ए डी होकर निकल जाती है, परावर्तित किरण ए डी बनकर निकल जाती है, और फिर लिखेंगे कि ध्रुव से आपको मुख्य अक्ष पर फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, निकलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है बच्चों। और उसके बाद क्या लिखेंगे कि बी को सी से मिला दिए हैं। ठीक है, एन से होते, एन जो है यानी अभिलंब जो है बी से होते हुए सी तक मिला दिए हैं। मेरी बातों को सुनकर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, डायरेक्ट हम लोग चलते हैं प्रमाण में। ठीक है ना, प्रमाण में चलते हैं बच्चों। और यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि आपतन कोण क्या है? आपतन कोण क्या है बच्चों? तो आपतन कोण जो है इसको आप लिख सकते हैं, ये आपतन कोण हुआ ना, और ये हुआ क्या? परावर्तन कोण हुआ। ठीक है, इसलिए इसे हम आई से दर्शाते हैं और इसे आर से दर्शाते हैं। क्लियर, आई और आर से दर्शा लेते हैं। ठीक, तो आपतन कोण के लिए हम ए बी एन लिख सकते हैं, परावर्तन कोण के लिए क्या लिख सकते हैं बच्चों? बी, ये डी बी एन लिख सकते हैं। परावर्तन कोण है, आपतन कोण ध्यान से देखना, ए बी एन, परावर्तन कोण डी बी एन। क्लियर, चलिए आगे बढ़े, डायरेक्ट हम लोग चलते हैं प्रमाण में। ठीक है, डायरेक्ट क्या चलते हैं? प्रमाण में। तो आपको मैंने पहले वाले ये जो सॉल्व करवाए थे उसमें मैंने बताया था कि परावर्तन के नियम से जानते हैं क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों हम लोग मान लेंगे कि आपतन कोण यानी ए बी एन, प्रमाण में सबसे पहले लिखेंगे ए बी एन, ए बी एन, कोण ए बी एन बराबर, कोण ए बी एन बराबर क्या हो जाएगा? डी बी एन हो जाएगा। कोण डी बी एन जानते हैं क्यों? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। चलिए इसको भी हम बंधक बना देते हैं ताकि चित्र में ये न लगे कि कोई बाहर से कोई चीजें आकर इसमें अंदर एंगेजमेंट कर लिया है। ठीक है, चलिए इसको आप यहाँ से चित्र क्लियर कर सकते हैं। चित्र को हम क्या किए हैं? बॉन्ड कर दिए हैं। क्लियर, चलिए तो परावर्तन कोण के नियम से। क्लियर, इसको हम परावर्तन कोण के नियम से ही लिख सकते हैं कि आपतन कोण किसके बराबर? परावर्तन कोण के बराबर है। ठीक है, अब चलिए यानी ए बी एन बराबर डी बी एन, इसको कह देते हैं कि ये जो है पहला नंबर पॉइंट हो गया, समीकरण जो है पहला नंबर क्लियर हो गया बच्चों। ठीक, अब पुनः क्या लिखेंगे? पुनः क्या लिखेंगे बच्चों? पुनः अब हम लिख सकते हैं कि डी बी एन बराबर एफ बी सी, कोण डी बी एन बराबर एफ बी सी, कोण एफ बी सी। तो ध्यान देंगे आखिर डी बी एन है कहाँ? डी बी एन बराबर एफ बी सी। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों बच्चों? देखिए यह जो है सीधी रेखा है, डायरेक्ट एन से बी होते हुए सी तक जा रही है। ठीक है, और ये डी से डायरेक्ट एफ जा रही है ना, बी से होते हुए। तो ये जो है ये वाला जो कोण बन रहा है बच्चों, ये वाला कोण के क्या है? शीर्षाभिमुख कोण आप लोग पढ़े होंगे। जैसे दो रेखाओं को अगर इस प्रकार से काट दिया जाता है, कैसा हूं आप ऐसे काट देते हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है और ये कोण इस कोण के बराबर होता है, जिसे किस कोण के नाम से जाना जाता है? जानते हैं, इसको शीर्षाभिमुख कोण हम कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं बच्चों। ठीक है,
क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, इसमें किसी प्रकार की जैसे ज्यादा थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, क्लियर। ये जो है शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से हम इसे कहेंगे ना, ये बराबर है दोनों, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जो है इसमें इसको हम कह देते हैं कि दूसरा पॉइंट हो गया, ये कौन सा, दूसरा पॉइंट हो गया। और अगर हम अब देखना चाहें तो आगे क्या कर सकते हैं, क्या इसमें ये समानांतर रेखाएं हैं ए बी और ओ पी, या फिर बी सी भी इसको पी सी भी कह सकते हैं। ठीक है, ओ बी है और पी सी है। ठीक, तो ये दोनों देखिए समानांतर जा रही है, क्लियर है, ये दोनों समानांतर जा रही है। तो ये दोनों अगर समानांतर जा रही है तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि कौन इसको मिला रही है, कौन मिला रही है बच्चों, तो यहाँ पे जो है ना ये डी और एफ या फिर बी एफ इसको मिला रही है। तो यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो इसको और इसको क्या कह सकते हैं बच्चों, ये दोनों कोण को क्या कह सकते हैं, संगत कोण, संगत कोण कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो दूसरा के बाद हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, चूंकि ए बी पी सी और सी बी एन से मिलती है तो हम कह सकते हैं कि ए बी एन बराबर एफ सी बी, ए बी एन बराबर कोण ए बी एन बराबर एफ सी बी, ए बी एन बराबर कोण एफ सी बी, ए बी एन बराबर कोण एफ सी बी। यहाँ देखना होगा बच्चों कि एफ सी बी क्यों बराबर हो रही है, ए बी एन कहाँ है, लिखेंगे हम ध्यान से, ए बी एन यहाँ है। ठीक है, ए बी एन यहाँ है और ए बी एन यहाँ है ना, क्लियर। अब उसके बाद हम क्या लिखे हैं, एफ सी बी लिखे हैं, यानी एफ सी बी, एफ सी बी इस कोण के लिए कह रहा है ना, इस कोण के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इस कोण के लिए, इस कोण के लिए ये पूरा हो जाएंगे संगत, ध्यान देना बच्चों, इस कोण के लिए, इस कोण के लिए ये पूरा संगत हो जाएंगे, लेकिन इस कोण के लिए बच्चों केवल ये संगत होंगे। ठीक है ना, इसलिए तो लिखा गया है ए बी एन, कहाँ है, ए बी एन, यानी कि इस कोण के लिए कहा गया है, इस कोण के लिए, यहाँ देखना बाहर जरा, ए बी एन इस कोण के लिए कहा गया है और इस कोण के लिए कहा गया है कि बराबर है, तो हम कह देंगे संगत कोण से, संगत कोण से, क्लियर। एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करते चलेंगे, जैसे सारे तत्व क्लियर होंगे आंसर आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, इसे कह देते हैं कि तीसरा नंबर पॉइंट हो गया संगत कोण से। ठीक है, अब चौथा नंबर पॉइंट क्या है, बी एफ, चौथा नंबर पॉइंट क्या है, अब देखिए, अब हम फिर वही वाला जो पिछला वाला में हम लोग देखे थे कि P क्या है, B के निकटस्थ बिंदु है। ठीक है, P क्या है, B के निकटस्थ बिंदु है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि P B के बहुत निकट है, बहुत निकट है, निकट है या फिर करीब है भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत निकट है तो इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं, निकट अगर है तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि बी एफ बराबर एफ सी हो जाएगा। बी एफ देखना, बी एफ बराबर एफ सी, एफ सी, बी एफ बराबर एफ सी कैसे होगा जी, बी एफ बराबर एफ सी, एफ सी बी एफ, बी एफ बराबर, बी एफ बराबर एफ सी, ओहो ठीक है, बी एफ बराबर एफ सी जानते हैं कैसे होगा, क्योंकि बी एफ और एफ सी ये दोनों कोण अब जानते हैं क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, और जैसे ये दोनों बराबर होंगे तो बी एफ बराबर एफ सी हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर हो रहे हैं, ये और ये बराबर हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये हो जाएंगे इसके बराबर, बी एफ बराबर एफ सी, इसलिए निकटस्थ बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर एफ सी हो जाएगा। ठीक है, और पहले वाला में मैंने बताया था एक चीज कि अगर ये बी है, अगर ये सी है, क्लियर, अगर ये बी है ये सी है, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि ये दोनों का मध्य बिंदु होता है, दोनों का। चलिए आगे देखेंगे, इसको हम सही से और समझा देते हैं। ठीक, चलिए
अगर ये बी एफ सी एफ के बराबर हो जाएंगे, चलिए ये निकटस्थ बिंदु है, इसलिए बी एफ बराबर लिख देते हैं, बी एफ बराबर क्या हो जाएंगे बच्चों, एफ सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एफ सी। बी एफ बराबर एफ सी, क्लियर। और यदि बी एफ बराबर एफ सी हो जाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, हम अब कह सकते हैं कि ये हो जाएंगे समीकरण नंबर 4, ठीक है। एक मिल गया क्या है, एक मिल गया क्या है, चलिए सबको हम धीरे धीरे एकत्र कर लेते हैं। ये वाला एक है, चलिए दो मिल गया क्या है, ये दोनों कोण बराबर है आपस में, ठीक है। तीसरा मिल गया जो क्या है आपको, ये आपस में बराबर है। चौथा मिल गया क्या, कि ये जो है आपस में बराबर है, क्लियर। चलिए अब पांचवा नंबर हम लोग देखेंगे कि समीकरण क्या मिलने वाला है। पांचवा नंबर समीकरण जैसे मिलेगा हम लोग को क्लियर हो जाएंगे, ये फार्मूला हम लोग सिद्ध कर चुके रहेंगे तब तक, ठीक है। अब बी एफ बराबर एफ सी क्लियर है। चलिए अब समीकरण 4 एवं 5 से हम क्या पाते हैं, समीकरण अब लिखेंगे बच्चों समीकरण 4 एवं 5 से। चलो देखते हैं आखिर 4 और 5 में है क्या, ठीक है। तो 4 यहाँ है और 5 कहाँ है, 5 कहाँ है बच्चों, समीकरण 5 कहाँ है, समीकरण बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ, अरे बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ। अच्छा, पांचवा नंबर हम लोग समीकरण, पांचवा नंबर समीकरण अभी सेट नहीं किए हैं। बी एफ बराबर पी एफ हम लोग को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जानते हैं ये बी एफ बराबर, चलिए ये कोण बराबर था इसलिए ये दोनों भुजा बराबर हुआ है, ठीक है। और अब हम ये निकटस्थ बिंदु को लेकर के और लिख सकते हैं कि ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, यानी बी एफ बराबर पी एफ अब लिख सकते हैं। इसलिए बी एफ बराबर पी एफ, यानी यहाँ पे देखना आप लोग इस तरह से कोई बिंदु है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एफ है, क्लियर। तो यहाँ पे एक बिंदु अगर ऐसे खींच दिया गया है तो फिर थोड़ा सा ऊपर इसको ऐसे खींचा गया ना, इसलिए इसको और इसको हम लोग कहते हैं क्या है, बराबर है। वही वाला तो बात है यहाँ पे, पी एफ किसके बराबर है, तो बी एफ के बराबर है, ठीक है। इसलिए बी एफ बराबर हम लोग एफ पी भी कह सकते हैं, एफ पी या पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ, ठीक है। अब हम 4 और 5 से क्या पाते हैं देखेंगे आगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे समीकरण 4 एवं 5 से। देखिए 4 एवं 5 से, 4 एवं 5 से क्या पाते हैं, हमें जानते हैं सबसे पहले इसको खोजना पड़ेगा कि ये वाला जो है ये वाला के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये वाला ये पहला वाला जो है ना पी एफ एफ सी के बराबर कहीं ना कहीं मिल जाना चाहिए। चलिए 4 और 5 में खंगालते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। ये वाला को हम लोग 5 कह देते हैं बच्चों, ये 5 है, ठीक है। अब जो है समीकरण 5, 4 और 5 से हमें पी एफ बराबर एफ सी खोजना है। पी एफ कहाँ है, यहाँ मिल पा रहा है, ठीक है। पी एफ यहाँ है, पी एफ और एफ सी कहाँ है, तो यहाँ है। और दोनों किसके बराबर है बच्चों, दोनों किसके बराबर है, तो बी एफ के बराबर है, दोनों बी एफ के बराबर है। राम के बराबर श्याम है और श्याम के बराबर अगर मोहन है तो तीनों आपस में बराबर होते हैं बच्चों, ठीक है। इसलिए दोनों अगर बी एफ के बराबर है यानी आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो एफ सी बराबर क्या हो जाएंगे बच्चों, पी एफ हो जाएंगे, एफ सी बराबर पी एफ हो जाएंगे। और जैसे ये बराबर लिखेंगे बच्चों, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, दोनों आपस में बराबर है, यानी कि अब हम लिख सकते हैं क्या, अब हम लिख सकते हैं पी एफ बराबर एफ सी, पी एफ बराबर एफ सी, क्लियर। और पी एफ बराबर एफ सी, चलिए पी एफ बराबर एफ सी लिख देते हैं, पी एफ बराबर एफ सी, दोनों बराबर हो गए। चलिए अब एफ सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एफ सी बराबर लिख सकते हैं पूरा पी सी बाई 2, पी सी बाई 2 लिख सकते हैं ना। एफ सी बराबर लिख सकते हैं पूरा का आधा कर दीजिए, मिल जाएगा ये एफ सी, क्लियर। तो हम इसे अब क्या रखेंगे ना, इसमें मान रख देंगे, केवल मान रखेंगे। एफ सी क्या है, एफ सी क्या है बच्चों, एफ सी जो है एफ सी क्या है, ये एफ सी क्या है बच्चों,
FC आपको हो जाएंगे PC R रखने पर, PC बराबर R रखने पर FC क्या है बच्चों, FC जो है ना हमें सिद्ध क्या करना है, F बराबर R/2 सिद्ध करना है। ठीक है, F बराबर R/2 सिद्ध करना है। F क्या है, PF है। ठीक है, PF है, ठीक है ना, यानी कि PF बराबर FC है। चलिए, और इसके बराबर क्या है, PC/2 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे FC को हम नहीं लेंगे और यहाँ पे PF को ले लेते हैं, यानी कि PF बराबर PF, यानी PF ये है ना, इसलिए इसी को लेंगे क्योंकि F का वैल्यू ना रखना है इसे। तो PF बराबर क्या हो जाएगा, PC/2। क्लियर, क्या हो जाएगा, PF बराबर PC/2। ठीक है, PF बराबर PC/2, और जैसे PC/ हम लोग 2 करेंगे, केवल मान रख देंगे, आंसर मिल जाएंगे बच्चों। जैसे PF क्या है, तो F है, PF क्या है, F है जो कि फोकस दूरी है, और PC क्या है, पूरा वक्रता त्रिज्या है, यानी कि R है, और R यहाँ 2 का 2 रख देंगे। अगर नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर आप लोग देख सकते हैं, अन्यथा यहाँ भी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। PF कितना है, PF कितना है, तो F है, यानी कि फोकस दूरी है, और F बराबर क्या लिख सकते हैं, PC क्या है, वक्रता त्रिज्या, यानी कि R है, और यहाँ पे 2 हम लिख देते हैं। यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, F बराबर R/2, जो कि प्रूफ हुआ, प्रूफ्ड हुआ ना। अब जहाँ कहीं भी इसमें प्रॉब्लम आपको लगे, वहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था बच्चों। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, इसलिए इसको हम रोक के रखे हुए थे कि एक दिन केवल 2 टॉपिक्स बताएंगे और बिल्कुल सुचारू रूप से आपको बताएंगे, ताकि सारे बच्चों को बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा सारे बच्चे इसको क्या करेंगे कि स्क्रीनशॉट कर लेंगे, और स्क्रीनशॉट करने के बाद में अगर कोई बच्चा चाहे तो वीडियो को पॉज करके, यानी रोक करके भी सारे टॉपिक्स नोट कर सकते हैं, और इसको 10 बार लिख करके और अपनी इस व्यवस्था को क्लियर कर सकते हैं कि हाँ, हमें इसकी व्यवस्था कैसे करना है, कैसे कैसे इसको व्यवस्थित करके सारे हमको सिद्ध करना है। ठीक है, या तो आपके एग्जाम में जानते हैं, या तो पूछता है अवतल में, ठीक है, या तो अवतल में पूछता है बच्चों, या फिर उत्तल में, लेकिन पूछता है प्रत्येक साल। ये सवाल दोनों में से कोई एक सवाल प्रत्येक साल पूछा जाता आ रहा है आज तक। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों इसे आप लोग क्लियर जरूर कर लेंगे। हमें ये पूर्ण विश्वास है, जितने भी प्यारे बच्चे हैं, मेरे छात्र और छात्राएं हैं, सारे बच्चे मेरे बातों को अवश्य मानेंगे और इसे क्लियर जरूर कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले कोई दमदार टॉपिक के साथ, साइंस फिजिक्स को लेकर। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे बच्चों को धन्यवाद और जय हिंद।